नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट कोड आपके सामने है BSOC 111। एक पूरी ही सीरीज हमने यहाँ पर स्टार्ट की थी। यदि आप देखें BA सोशियोलॉजी ऑनर्स की सीरीज, यदि BA सोशियोलॉजी ऑनर्स की बात करें तो नॉर्मली यहाँ पर 101 से लेके और आप देखिए 114 तक आपको सभी सब्जेक्ट कोड देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको इस विषय के अंदर दो महत्वपूर्ण क्लास दूंगा। एक होगी आपकी इंग्लिश मीडियम की और एक क्लास मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा दोस्त हिंदी मीडियम की। यही क्या है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बात करेंगे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की, यानी सामाजिक या फिर आप कह सकते हैं समाज शास्त्र में चिंतकों की। कुल मिलाकर आप यहाँ पर कह सकते हैं सोशियोलॉजिस्ट की बात होगी। जो सोशियोलॉजिस्ट के बारे में हम बात करेंगे, विभिन्न कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, वो आपको बाइलिंगुअल क्लास के तौर पर मिलेगी। देखिए जो भी क्लास है टॉपिक वाइज है, फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो डिस्कस करना आवश्यक है और एग्जाम में बार बार आ रहा है तो हम उसको जरूर क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब कहानी को करते हैं शुरू। सबसे पहले कंटेंट टेबल। कंटेंट टेबल क्या आपको साफ साफ दिखाई दे रही है दोस्त? आप मुझे बता देना यदि आपको जरा सा भी साउंड में या फिर आप देखिए देखने में कोई दिक्कत हो। व्हाई कैपिटलिज्म फेल्ड टू ओरिजिनेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू वेबर। भाई मैक्स वेबर का नाम हम सभी ने सुना ही है, एक अच्छे खासे सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, है ना। तो इन्होंने ये कहा कि जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवादी विचारधारा है, ये भारत में क्यों सही से फल फूल नहीं सकती, क्यों फेल हो गई ये व्यवस्था, क्यों ये सही नहीं है भारत के लिए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, क्योंकि भारत में आपको पता पूरी तरीके से ना तो कैपिटलिज्म है और ना भारत में पूरी तरीके से सोशलिज्म है। तो मैं आपको बताऊं विद एग्जांपल क्यों फेल हुई भारत में। द मेजर फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आपको पता नौकरशाही तंत्र, IAS IPS ऑफिसर्स, सिविल सर्विसेज, सब ब्यूरोक्रेट्स हैं जो गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं? गवर्नमेंट की जो लॉज गवर्नमेंट बनाती है उन्हें इनेक्ट करने में, क्योंकि ये पार्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव का। ये किसका पार्ट होते हैं दोस्त? ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, हमारी आप कह सकते हैं कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं दूसरे साइकोलॉजिस्ट की, दूसरे सोशियोलॉजिस्ट की, दुर्खिम की, जो कहते हैं हमारे किसका कॉन्सेप्ट? कलेक्शन कंसाइंस। कलेक्शन कंसाइंस का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको दुर्खिम का समझाऊंगा। और लास्ट में हम बात करेंगे कि सोशियोलॉजी के अंदर जो उत्पादन बल होते हैं, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होती हैं, वो कौन कौन से डायमेंशन रखती हैं। ये वे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जामिनर के ना फेवरेट कॉन्सेप्ट है। बार बार आपसे पूछता है एग्जामिनर, अलग अलग तरीके से क्या करता है, लैंग्वेज चेंज करता है। कभी लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आता है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन, कभी यहां पर कमेंट का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब चीजों को समझ के आपको चलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए व्हाई कैपिटलिज्म फेल टू ओरिजिनेट इन इंडियन, आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेबर। सबसे पहले आप समझिए, फेल करने से पहले आप ये समझिए कि इसके फीचर्स क्या हैं। जब भी हम देखेंगे कि भारत के कंटेक्स्ट में इसके फीचर्स फिट हो रहे थे, जब भी तो कोई व्यवस्था फेल होती है। देखिए कैपिटलिज्म में क्या होता है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। सरकार यहां पर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला या महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेती। ये बात आपको याद रहेगी नहीं रहेगी? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहां पर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के होने के कारण, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास होने के कारण ये प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करता है और इसी रीजन से यहां पर हर चीज क्या होती है, बड़ी ही महंगी होती है और गरीब आदमी इसे परचेज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एजुकेशन की बात करें, यदि सारे सेक्टर को छोड़कर सिर्फ हमारा एजुकेशन सेक्टर पूरी तरीके से प्राइवेट कर दिया जाए तो भारत की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन, यानी लगभग आप मान के चलिए ये कह सकते हैं आप 2/3, है ना, 2/3 पॉपुलेशन क्या होगी दोस्त, हमारी अनएजुकेटेड रह जाएगी, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकती। वो कहां पढ़ती है? वो सरकारी स्कूल में पढ़ती है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो प्राइवेटाइजेशन या फिर आप कह सकते हैं कैपिटलिज्म भारत जैसे देश के लिए इसलिए सही नहीं रहा क्योंकि भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है, आप कह सकते हैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इसलिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों के कल्याण के लिए सस्ती दरों पर हर फैसिलिटी दे, एजुकेशन दे, ट्रांसपोर्ट दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगी, हर चीज प्रॉफिट के लिए काम करेगी, तो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इन सुविधाओं से वंचित रह जाएगी, इन सुविधाओं से दूर रह जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब देखिए मैक्स वेबर कहते हैं अपनी पुस्तक द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ये पुस्तक उन्होंने जो भारत के ऊपर लिखी थी, जिसमें वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म भारत के डेवलपमेंट में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सकता। रीजन सिर्फ यहां पर दो ही है, एक आपका रिलीजियस फैक्टर, दूसरा आपका सोशल फैक्टर। रिलीजियस फैक्टर भी बताऊंगा मैं आपको, सोशल फैक्टर भी बताऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखिए आप रिलीजियस फैक्टर, उन्होंने कहा अनलाइक प्रोटेस्टेंटिज्म which encourages rational economic activity, Hinduism focused on spiritual salvation यानी मोक्ष, और आप कहेंगे एंड रिचुअल प्योरिटी। अब यहां पर देखिए आप प्राइवेट सेक्टर या फिर कैपिटलिज्म में तो सिर्फ एक ही चीज कही जाती है, मेक प्रॉफिट, है ना। जबकि हमारे हिंदुइज्म में क्या सिखाया जाता है? हमारे हिंदुइज्म में सिखाया जाता है
कि धन का संग्रह नहीं करना है, मोक्ष प्राप्ति पर बल देना है ना, दूसरों के कल्याण की बात यहाँ पर उठती है, लाभ नहीं कमाना है ना। तो ये सब चीजें अपरिग्रह की धारणा है ना बुद्धिज्म में। आप कहेंगे बिल्कुल सर। इसके अलावा हिंदू फिलोसफी जो है वो हमेशा कहती है कि हमें मेटीरियल और वेल्थ से, जो इनकम है, जो पैसा है, जो मनी है, उससे हमें दूरी बना कर रखनी है, क्योंकि इसको माया माना गया है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, हिंदू स्पिरिचुअलिटी में इसको माया माना गया है। माया समझते हो ना, है ना, हाथों का मैल कहते हैं कई बार लोग। माया मतलब जो दिखती नहीं है ना। मोह, पैसे का क्या होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, है ना। ये किस में कहा जाता है, हिंदू स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है। जबकि यहां पर आप देखिए दोस्त, यहां पर प्रॉफिट सीकिंग जो है वो एक सेकंड गोल है। फर्स्ट गोल क्या है, समाज कल्याण। जबकि कैपिटलिज्म में फर्स्ट गोल ही क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। इसलिए भारत में फेल हो गई इस स्पिरिचुअलिटी के कारण। दूसरा रीजन है कास्ट सिस्टम एज अ बैरियर ऑफ कैपिटलिज्म। मतलब क्या, दिस रिजिड कास्ट सिस्टम प्रिवेंटेड सोशल मोबिलिटी, अ क्रूशियल फैक्टर फॉर कैपिटल ग्रोथ। भाई कैपिटलिज्म में क्या होता है, हर व्यक्ति को कैपिटलिस्ट बनने का अधिकार होता है। आप बताइए है कि नहीं है। हर व्यक्ति पूंजीपति बन सकता है, हर व्यक्ति कंपनी क्रिएट कर सकता है। लेकिन क्या भारत में ऐसा संभव है कास्टिज्म के कारण? नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑक्यूपेशन जो है वो कास्ट के अकॉर्डिंग पहले से ही हेरिडिटिकली, है ना। आप जिस माता पिता के, आप कह सकते हैं पुत्र है, यदि उस माता पिता की जो जाति है वो जन्म के अनुसार आपकी जाति बन जाएगी और उनका ऑक्यूपेशन ही आपको अपनाना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू ऑक्यूपाई देयर ऑक्यूपेशन, आपको उनका ही ऑक्यूपेशन अपनाना पड़ेगा, उन्हीं का ही व्यवसाय अपनाना पड़ेगा। और इस रीजन से नई नई कंपनी, नई नई सोच, नए आइडिया ग्रोथ ही नहीं ले पाते इंडिया में, और यहाँ पर कैपिटल ग्रोथ नहीं हो सकती। क्लियर, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो एक तरफ ये सोशल फैक्टर हो गया और दूसरा हो गया, इसके अलावा भी सोशल फैक्टर हो सकते हैं। जैसे भारत में पॉवर्टी के कारण चीजें सस्ती चाहिए, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। जबकि प्राइवेटाइजेशन में या फिर प्राइवेट हो जाने पर सभी चीज कैपिटलिज्म में महंगी हो जाएंगी, तो इंडियन पॉपुलेशन उसका यूज ही नहीं कर पाएगी। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आप बताइए, प्राइवेट स्कूल में ज्यादा बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में? तो आप कहेंगे सर गवर्नमेंट स्कूल में है, लेकिन सोचिए एक पल के लिए, यदि सारे ही स्कूल प्राइवेट हो जाते तो क्या हम आप शिक्षा ले पाते? आप कहेंगे नहीं सर। तो यही चीजें हैं, लैक ऑफ रेशनल लीगल सिस्टम। यहां पर एक और चीज है दोस्त, यहां पर कोई रेशनल लीगल सिस्टम नहीं है। किस चीज को लेकर? कैपिटलिज्म थ्राइव्स इन सोसाइटी विद रेशनल लीगल सिस्टम। मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, प्रॉपर्टी राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम। आज के समय में जब से संविधान लागू हुआ तब से तो ये चीजें हैं, लेकिन जब मैक्स वेबर ने चीजें लिखी थी तब ये नहीं था, है ना। इसी रीजन से उन्होंने कहा था कि यहां पर रिलीजियस रूल्स और कस्टमरी लॉज ही ज्यादा हैं, है ना। यहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं लीगल लॉज नहीं है, ठीक। धर्म के आधार पर ज्यादा क्या कहता है, न्याय किया जाता है। अब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट वर्क एथिक्स, और वर्क एथिक्स नाम की कोई चीज यहां पर इस कल्चर में नहीं है। मतलब क्या है? जैसे कि हार्ड वर्क, है ना, हार्ड वर्क हो गया, इसके अलावा डिसिप्लिन हो गया, प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट। ये तो प्रक्रिया ही इंडिया में बहुत ना के बराबर है। बस जो लोग शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, वो करता है। जनरल पर्सन यहाँ पर शेयर मार्केट को क्या मानता है? दलदल मानता है, जबकि वो क्या है? एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है, म्यूचुअल फंड है। पढ़े लिखे लोग तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप देखिए जो पढ़े लिखे नहीं है या फिर जनरल पढ़े लिखे हुए हैं, वो इन चीजों से फिर भी दूरी बनाकर रखते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कम जानते हैं, जबकि कैपिटलिज्म का बेस होता है इन्वेस्टमेंट। हर कंपनी को स्टार्ट करने के लिए फंड चाहिए, और वो कहां से आता है? इन्वेस्टमेंट से आता है, जो हम करना ही नहीं चाहते। तो समझ में आया? इसी रीजन से क्या हुआ, भारत के अंदर कैपिटलिज्म फेल हुआ। आगे चलिए, डायमेंशंस ऑफ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन सोशियोलॉजी। अब देखिए, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव फोर्सेज भी कहते हैं, जिसका मतलब है मटेरियल मींस एंड लेबर पावर। आप देखिए, जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। कौन सी दो चीजें भाई? एक तो हमें चाहिए होता है मटेरियल, मटेरियल के साथ साथ चाहिए होती है हमें लेबर। भाई इन दोनों के मिक्सचर से हम क्या कर सकते हैं? मटेरियल प्लस लेबर के मिक्सचर से ही हम कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं दोस्त? अगर आप ध्यान से देखें, तभी हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब सिर्फ इतना सा है, आप कह सकते हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा। यही प्रोडक्शन के क्या होते हैं? एस्पेक्ट होते हैं। जब सोशियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं उत्पादन को, तो इसमें सिर्फ दो ही चीजें टारगेट की जाती है, एक जिन चीजों का इस्तेमाल करके उत्पादन होना, और एक जो करने वाले हैं लेबर, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले जरूरत होती है मींस ऑफ प्रोडक्शन की, यानी मटेरियल की। जैसे मींस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है सारी फिजिकल और नॉन ह्यूमन एस्पेक्ट्स प्रोडक्शन इंक्लूडिंग, जैसे क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। भाई कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कहीं भी प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे जरूरी क्या है? हमें सबसे जरूरी है जमीन। जमीन चाहिए, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, जैसे मिनरल्स है, वाटर है और फर्टाइल लैंड। इसके अलावा अगर ये चीजें नहीं है
तो कोई भी चीज़ बेस तैयार नहीं कर सकती। फिर टूल्स चाहिए, मशीन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए हर चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए। और ये दोनों चीज़ें आज के समय बिल्कुल बेसिक आप देखेंगे एग्रीकल्चर में भी चाहिए, और अगर ये एग्रीकल्चर में भी चाहिए तो इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और स्टोरेज फैसिलिटी। ये एक अदर फैक्टर होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही होते हैं भाई। जब तक फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, जब तक हमारा माल का क्या नहीं होगा, ट्रेड नहीं हो पाएगा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, जब तक कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा नहीं होगा, और स्टोरेज के लिए बफर स्टॉक बनाने के लिए हमारे पास क्या ना हो, आप कहेंगे जगह ना हो सेफ, तब तक कोई भी व्यक्ति प्रोडक्शन करना नहीं चाहेगा। ठीक है दोस्त। अब चाहे आप कोई सी भी सोसाइटी देख लीजिए, एक एग्रीरियन सोसाइटी होती है जो कृषि वाली होती है, एक आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है जो अग्रेरियन होती है। इसमें क्या होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में होते हैं, प्लोज हैं, सीड्स हैं, लैंड्स हैं, ये सभी चीजें। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आपको चाहिए फैक्ट्रीज, मशीन्स, इसके अलावा ऑटोमेटेड सिस्टम। आज के समय ज्यादातर जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो ऑटोमेशन प्रोसेस पे चलती हैं, जिनमें लेस ह्यूमन और ज्यादा कैपिटल का यूज किया जाता है। क्लियर दोस्त, बताइए नेक्स्ट। मेजर फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू वेबर। हमें वेबर के अकॉर्डिंग बताने हैं, वैसे तो ढेर सारे हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो बताने जो मैक्स वेबर ने हमें बताए। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इसका नाम था आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। भाई ब्यूरोक्रेसी कौन है हमारी, जिसमें मैंने आपको बताया था सारे आईएएस, आईपीएस और हर वो सिविल सर्वेंट आता है जो क्या करता है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता है। एक तरीके से आप कहेंगे पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस को इनेक्ट करने काम करता है, देश के अंदर, सोसाइटी के अंदर लागू करने काम वो करता है। तो हायरार्की ऑफ अथॉरिटी क्या है, देखिए हायरार्की ऑफ अथॉरिटी सिर्फ इतनी सी है, ब्यूरोक्रेसी फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड हायरार्की वेयर लोअर ऑफिशियल्स रिपोर्ट टू हायर वंस। वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की पहली विशेषता ये है कि यहाँ पर जो ऊपर की तरफ होता है वो हायर अथॉरिटी कहलाता है, और उसके बाद अलावा जो नीचे होते हैं वो लोअर होते हैं। फिर उससे नीचे क्या होती हैं, और लोअर अथॉरिटीज होती हैं। तो हर स्टेप जब आप ऊपर जाएंगे, जब आप हर स्टेप ऊपर जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगी, एक हायर अथॉरिटी दिखाई देगी। नीचे वालों को क्या करना होता है, ऊपर वाले का एक तरीके से क्या करना होगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ये चीजें आपको क्या रखनी है दोस्त, याद रखनी है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हर जगह यहां पर जितने भी ऑफिसर्स बनाए जाते हैं, हर किसी का एक स्पेशल टास्क होता है, हर व्यक्ति का एक स्पेशल टास्क कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। इसके अलावा फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास पावर है तो आप उसका इस्तेमाल कहीं भी कैसे भी कर सकते, नहीं। आप कोई भी ऑर्डर जारी करेंगे, हर चीज लिखित रूप में होगी, रूल एंड रेगुलेशन के अंदर आप अपनी पावर्स का यूज कर पाएंगे। इसके अलावा डिसीजन आर मेड ऑब्जेक्टिवली। कोई भी आप डिसीजन लेंगे वो सब्जेक्टिवली होना चाहिए, मतलब आपकी पर्सनल सोच क्या वो मैटर नहीं करनी चाहिए। आपका पर्सनल लाइफ, पर्सनल व्यूज, पर्सनल बायसनेस आपकी नौकरी, आपके ऑर्डर, सबके रूल्स में ना दिखें, ऑब्जेक्टिविटी रखनी है। हायरिंग एंड प्रमोशन आर बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशंस एंड प्रमोशंस। भाई सीधी सी बात है, आपको पता है भारत में सिविल सर्वेंट्स या फिर ब्यूरोक्रेट्स को ज्यादातर यूपीएससी या फिर स्टेट जो पीसीएस होते हैं उसके माध्यम से यहाँ पर भर्ती किया जाता है। वो एक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, आपको पता ही होगा। आगे चलें। अब देखिए 10 सब्जेक्ट मैटर की बात और करेंगे दोस्त, ध्यान से समझिए। 10 सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। भाई सोशियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, वही तो इसका सब्जेक्ट मैटर होगा। भाई सीधी सी बात है, सोशियोलॉजी के अंदर हम सोसाइटी को समझते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, और सोसाइटी के सभी इंस्टीट्यूशन को समझते हैं। यदि इन सभी को हम समझ चुके हैं तो इनके अंदर के प्रॉब्लम्स भी हम क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, और यही सोशियोलॉजी का मेन पंगा है। सोशल इंस्टीट्यूशन में जैसे फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, मैंने आपको बताया थे, न्यूक्लियर फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली होती है, एक्सटेंडेड फैमिली होती है। एजुकेशन सिस्टम फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है। रिलीजियस सिस्टम स्पेशली आप देखिए हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या फिर आप कहेंगे इस्लाम। इसके अलावा इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट, ये सभी सोशल इंस्टीट्यूशन है। फिर आते हैं कुछ सोशल ग्रुप्स, जिनमें प्राइमरी में फैमिली और क्लोज फ्रेंड आते हैं, सेकेंडरी में वर्क प्लेस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस या आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज आती हैं। प्राइमरी जहां पर हमने जन्म लिया, हमारा आस पड़ोस। सेकेंडरी उसके अलावा हम जहां भी कनेक्ट होते हैं। कल्चर एंड नॉर्म्स, कल्चर एंड नॉर्म्स की ओर बात करते हैं थोड़ी सी दोस्त। ठीक है, चलिए। स्टडी ऑफ शेयर्ड वैल्यूज। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या होती है, हम उन चीजों को अध्ययन करते हैं जो आपस में हम शेयर करते हैं, है ना। अगर हम ये मान लीजिए ये एरिया इंडिया का है फॉर एग्जांपल के लिए, तो यहां पर लोगों के लगभग ढेर सारे कल्चर्स हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो सभी कल्चर्स में पाई जाती हैं। कुछ ट्रेडिशंस, कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं जो सभी ट्रेडिशन में पाए जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं शेयर वैल्यू को हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और जो भी सोसाइटी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, है ना, इन द आप कहेंगे करंटली सिचुएशन, क्योंकि सोसाइटी चेंजेबल है भाई, सीधी सी बात है। तो करंटली आप देखिए जो भी चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उनको भी हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते ही पढ़ते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए दोस्त। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट, दुर्खिम्स कॉन्सेप्ट ऑफ, आप कह सकते हैं दुर्खिम कॉन्सेप्ट्स ऑफ कलेक्टिव साइंस। देखिए
एमिल दुर्खिम की बात करें तो कलेक्टिव कंसाइंस में इन्होंने क्या कहा, शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज एंड मोरल एटीट्यूड्स दैट यूनिफाइज सोसाइटी। बस सीधी सी बात है, मैंने आपको कहा था किसी स्थान पर ढेर सारे कम्युनिटीज हो सकती है, ढेर सारे लोग हो सकते हैं जो अपने अपने समुदाय, अपनी अपनी कम्युनिटी में रह रहे हैं, लेकिन ये सोसाइटी कब बनती है, जब ये कम्युनिटी आपस में एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, अपनी वैल्यूज को, अपने कस्टम्स को क्या करते हैं, एक वेब की तरह, जिसे आप सोशल वेब कह सकते हैं, वेब की तरह एक दूसरे के साथ चीजों क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्या आपको बात समझ में आई दोस्त, यहां तक या नहीं आई? अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको बताया कि वैल्यूज, बिलीफ्स और मोरल एटीट्यूड्स हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इट इज एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल्स, मतलब क्या है भाई, सीधी सी बात है, कलेक्टिव कंसाइंस का मतलब यही है कि जहां पर लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हों, दे आर नॉट इंडिविजुअल, दे आर कलेक्टेड, एक जगह रह रहे हों, वही तो कलेक्टेड कंसाइंस होगा। तो इंपॉर्टेंट बात ये, यहां पर इंडिविजुअलिटी को नहीं देखा जाता, यहां पर एक्सटर्नल चीजों को देखा जाता है। इसके अलावा आप देखिए आउटसाइड इंडिविजुअल्स, आप अपने अकॉर्डिंग क्या सोचते वो मैटर नहीं करता, आपको उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। वेरियस आप कहेंगे इन डिफरेंट सोसाइटीज, अब वेरियस इन डिफरेंट सोसाइटीज का क्या मतलब है, इसको और आपको यहां पर समझना है। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए दोस्त आगे देखिए। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज कलेक्टिव कंसाइंस इज स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। अब आप देखिए दोस्त, जो हमारी पुरानी पुरानी सोसाइटीज देखेंगे, पुरानी सामाजिक संरचना आप देखेंगे दोस्त, वहां पर ज्यादा मजबूत मिलेगी ये चीजें कलेक्टिव कंसाइंस वाली, क्योंकि वो लोग अपने आप को ज्यादा ही आप कह सकते हैं एक तरीके से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। आज के समय में जो नई सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी, ये थोड़ी सी वीक हो गई है इस मामले में, क्योंकि यहां पर लोग अपनी प्राइवेसी के नाम पर इंडिविजुअलिटी को ज्यादा देखते हैं और कलेक्टिव कंसाइंस की भावना को नहीं मानते। तो जैसे सोसाइटल चेंज हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग वीकर होते जा रहे हैं कलेक्टिव कंसाइंस में। सिर्फ इतना सा है, कलेक्टिव कंसाइंस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सोसाइटी में लोगों का एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। अब ध्यान से यदि हम देखें तो दो प्रकार की सोसाइटीज और दो प्रकार के कलेक्टिव कंसाइंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक ट्रेडिशनल सोसाइटीज, एक मॉडर्न सोसाइटीज। ट्रेडिशनल में आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहां पर लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअलिटी, अपनी ऑटोनॉमी और प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं मानते थे, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना ज्यादा पसंद करते थे। स्पेशली अब ये चीज कहां पर रह गई है, आज के समय आपको ट्रेडिशनल सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज में देखने के लिए मिलेगी, जनजातीय समुदायों में देखने के लिए मिलेगी। यदि हम बात करें मॉडर्न सोसाइटीज की, तो वीकर कलेक्टिव कंसाइंस है, क्योंकि रीजन ये डिवीजन ऑफ लेबर, हर व्यक्ति का काम अलग हो गया, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग हो गया है, प्राइवेसी के नाम पर आप कह सकते हैं, अपनी अपनी पर्सनैलिटी के नाम पर लोग एक दूसरे से अलग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मोर इंडिविजुअलिटी, इंटरडिपेंडेंस, आप कह सकते हैं इंटरडिपेंडेंसी जो है वो अब क्या हो गई है, कम हो गई है, और लोग अपने व्यक्तित्व को ज्यादा बढ़ावा देने लगे, जैसे जैसे अब ये शहरी इलाके या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटीज का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। तो ये था कलेक्टिव कंसाइंस का कॉन्सेप्ट। कोई भी डाउट यदि आपका बचता है तो फिर आप हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।